अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन न्यूयॉर्क। आज 3 जुलाई 2025 है। मैं न्यूयॉर्क शहर में हूँ। न्यूयॉर्क शहर की एक खूबी, बहुत सी खूबियाँ हैं न्यूयॉर्क शहर की, लेकिन एक खूबी ये है कि अमेरिका के बहुत कम शहर ऐसे हैं जहाँ सारी रात कुछ ना कुछ स्टोर ज़रूर खुले रहते हैं। वरना अमेरिका के अक्सर जो शहर हैं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं इससे वाकिफ़ हैं कि रात के 8 बजे के बाद एक हू का सा आलम होता है, लगता है कोई रहता ही नहीं है। लोग बिल्कुल गुम हो जाते हैं सड़कों से। मुझे नींद नहीं आ रही थी आधी रात के बाद, बल्कि बहुत देर हो चुकी थी, अर्ली मॉर्निंग के करीब। मैं एक स्टोर मुझे मिला खुला हुआ, मैं उसमें गया एक कोक का कैन लेने के लिए, और मैंने देखा कि जो बंदा बेच रहा था, सेलर जो था, सेल्समैन जो था, वो मुझे लगा मशरक़ वस्ती का है। तो मैंने उससे पूछा वेयर यू फ्रॉम? कहने लगा फ्रॉम इजिप्ट। मुझे कहने लगा वेयर यू फ्रॉम? मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। कहने लगा ब्रदर पाकिस्तान। मैंने उससे पूछा कि भाई हाउ आर थिंग्स इन इजिप्ट? बड़ी उसने उदास सी शक्ल बनाई। कहने लगा ब्रदर नॉट गुड, लाइक पाकिस्तान। तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो मैंने कहा कि जनरल सिसी नॉट पॉपुलर? क्या लगा नो 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 नॉट पॉपुलर, वेरी बैड वेरी बैड। तो मैंने उससे पूछा दैट हाउ ही इज़ रूलिंग फॉर सो लॉन्ग? बड़ी उसने उदास सी शक्ल बनाई। कहने लगा अमेरिका, अमेरिका ब्रदर, इसराइल, सऊदिया, एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तान ब्रदर? मैंने कहा इधर भी बस यही वाला हाल है। तो चलें इसके बाद चीज़ों की तरफ आते हैं। बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से भी है, मशरक़ वस्ती ईरान से है और अमेरिका से है, और मैं क्विकली आपके सामने उन डेवलपमेंट्स को रखता हूँ। लेकिन फॉर इंस्टेंस ये कि पाकिस्तान के अंदर मसलसल अखबारात के अंदर, बड़े अखबारात के अंदर ये हेडलाइंस, सुर्खियाँ लगाई जा रही हैं कि जो वफाकी हुकूमत है फॉर्म 47 की, शहबाज शरीफ साहब की, वो अब गौर व फिक्र कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का क्या करना है। वहाँ हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि हुकूमत जो है वो ठीक तरह से गवर्न नहीं कर पा रही खैबर पख्तूनख्वा में। उसके 10 साल 12 साल की जो भी कारकर्दगी है वो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान का जो डेलीगेशन वाशिंगटन में था, मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों में उन्हें अमेरिका के साथ एक बहुत बेहतर ट्रेड डील मिल जाएगी। वो इतने पुरउम्मीद क्यों हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ईरान के सदर ने उस नोटिफिकेशन पे साइन कर दिया है जिसका ईरान की पार्लियामेंट ने इससे पहले मंजूरी दी थी। एक डिक्लेरेशन इशू कर दिया है जिसके ज़रिए IAEA के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स हैं, जिन्हें अब ईरान एक जासूसों की शक्ल में देखता है, उन्हें ईरान से निकल जाने का मेरा ख्याल है कहा जा रहा है। तब उनको अब तमाम वो साइट्स पे नहीं जाएंगे, उनको ब्रीफिंग नहीं मिलेगी, उनको निकाल ही रहे हैं वहाँ से। और एट द सेम टाइम अमेरिका में जो वजारत दिफा पेंटागन के एक फॉर्मल, एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने पहली दफ़ा ये कहा है कि ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं फ़र्दों में और नेतान्स में, वो 1 से 2 साल के लिए नाकारा हो चुकी हैं। अब ये क्लियर रिविजन हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसी की, जिससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनके सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं पीट हेग्सेथ, उनका कहना था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, यानी मलियामेट कर दिया है, तबाह बर्बाद जो है उसे हमने कर दिया। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद एनालिसिस भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ज़ाहिर है सिनती और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है इस चैनल को आप तक पहुंचाने के लिए, उससे ज्वाइन करें। उसका लिंक जो है अब वो मैं पिन ट्वीट्स में भी देता हूँ, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी मैं देता हूँ, ट्वीट भी करूँगा मेरा ख्याल है। अब आए सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारों में, फॉर इंस्टेंस डॉन के अंदर भी एक पूरी स्टोरी लगी है गुज़श्ता 24 घंटों में, पिछले 12 घंटों में, कि एक मीटिंग हुई है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं जनाब फैसल करीम कुंडी। उस मीटिंग में ANP के लीडर जो हैं एमल वली खान भी शामिल थे। उसके अलावा जो कश्मीर नॉर्दर्न अफेयर्स के अमीर मुकाम सब हमेशा ही मिनिस्टर रहते हैं, पिछले पता नहीं कितने अरसे से मैंने देखा है हुकूमत में ही होते हैं, वो भी शामिल थे। उसके अलावा भी मिनिस्टर्स शामिल थे, और उसके हवाले से जो खबर लगाई गई है, अच्छा ये देखें, जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अखबारात पर मुकम्मल तौर पर भाई लोगों का कंट्रोल हो चुका है। वैसे तो डॉन जो है वो अभी भी रेजिस्ट करता है और उनकी मर्ज़ी की खबरें उस तरह से नहीं लगाता जिस तरह से बाकी सारे अखबार लगाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर जो खबरें हैं वो लगाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिक हो और अखबार की अपनी वेल रिसर्च हो, वो लगा दी जाती हैं, कह दी जाती हैं। उनका बहुत सा मकसद ये भी होता है कि आप एक नैरेटिव भी शेप करना चाहते हैं, आप एक टेस्ट बैलून भी लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये खबर भी किसी हद तक इसी किस्म की अभी है इस स्टेज के ऊपर। बहरहाल खबर ये कहती है
कि जो मीटिंग हुई इन तमाम इंतहाई इम्पोर्टेंट मुक़्तदर शख्सियात के दरमियान, उसमें ये गौर ख़ौज़ किया गया और फैसल करीम कुंडी साहब से, जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे जो मुंसलिक ज़राए हैं, उनका दावा है कि वहाँ पे गौर किया गया कि केपी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने गवर्नर को कहा कि इस सिलसिले में आप मौलाना फजल रहमान की जमात जो है, JUIF जो है, उससे आप राब्ते करें। अब ये सारी की सारी जो कहानी सुनाई गई है, ये लगाई गई है, और हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये भी एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप कर रहे हैं, उसको रिएक्शन देखना चाहते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने जो 2-3 दिन पहले फैसला किया है 7-3 का, 10 का ये बेंच था, असल में 11 का बेंच था, लेकिन एक साहब गुम हो गए एंड टाइम पे, तो 10 के बेंच में 7 लोगों की मेजॉरिटी से जो फैसला करके, जो खुद सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई 2024 का तारीखी फैसला था, जिसमें 13 मेंबर बेंच जो था, उसके 8 लोगों ने, 8 जस्टिस ने वर्सेस 5 जस्टिस ने ये कहा था कि जो रिजर्व सीट्स हैं 2008 के फरवरी 8 के इलेक्शन की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। और उस बहुत ही डिटेल्ड और खूबसूरत डिसीजन था ये, वो आखिरी डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि उस वक़्त जुलाई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसी कैसी थी, अभी ज़िंदा थी, उसमें अभी दम था। उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया गया, और फिर ये नाम नहाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो क्रिएट किया गया। तो अब इस नाम नहाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो डिसीजन जो 8 जस्टिस का था, उसको 7 जो है जस्टिस के डिसीजन से ख़त्म कर दिया है। और अब फैसला ये हुआ है कि वो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ की हैसियत से लड़ा ही नहीं, पता नहीं लोगों ने इंडिपेंडेंट लड़ा, किस तरह लड़ा। और आपको, अगर अब आप में से अक्सर लोगों को वैसे याद होगा, इतने दिल खराश किस्म के वो सारे वाक़यात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको क्विकली रिमाइंड करवा सकता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, बदनाम ज़माना जो काजी फ़ाइज़ ईसा थे, उन्होंने अपने पत्ते सरकार के साथ मिलकर खेले ही ऐसे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे, वो आखिरी वक्त तक कन्फ्यूजन थी कि वो PTI का जो है जो उनको निशान मिलेगा, या उनको इंडिपेंडेंट होंगे, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का निशान होगा, सुन्नी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस या काउंसिल का, सुन्नी इत्तेहाद जो क्या थी पार्टी, उसका निशान होगा, SIC जो थी। तो नेट रिजल्ट क्या निकला कि अब फैसला ये कर दिया गया है कि नहीं, ये रिजर्व सीट जो है ये तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने उन्हें दी थी, जिसके नतीजे में कुछ तकरीबन 74 सीटों का फैसला किया गया, जिसमें नेशनल सीटें भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी नेशनल असम्बली की सीट्स भी हैं, प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं। और वो सीट्स दे के वो जमात PMLN, जिसको उस इलेक्शन के अंदर सिर्फ 17 सीटें मिली थी, अपने थी, और 17 में से भी मेरा ख्याल है क्योंकि अपनी सीटें 6-7 थी, बाकी जोर लगा के दी गई थी, तो वो जमात को अब इतनी सीटें और दे दी गई हैं कि हुकूमत की टोटल सीटें जो हैं इस नेशनल असम्बली में, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 336 होती है, उसमें अब इनके पास 235 सीटें हैं। तो अब उसमें ये फैसला हुआ, जैसे कि मैं पिछले व्लॉग्स में मैंने बहुत मुख्तसर मैंने इसका जिक्र किया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को मैं सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली समझता ही नहीं हूँ, और आप में से बहुत से लोग जो हैं वो शायद मेरी फीलिंग से या मेरे एनालिसिस से इत्तेफाक करें कि इस वक्त बदकिस्मती से जो हालात हो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के नाम का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ एक एग्जेक्टिव की एक्सटेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके दरम्यान में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फारिग करने की बात जो है वो की जा रही। अब क्वेश्चन ये है कि इसका पहली तो चीज़ ये देखें कि ये जो हफ्ते में जो फैसले हुए हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अब फॉर्मली तौर पे, बाकायदा तौर पे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी तमाम तर हैसियत ख़त्म हो गई। इससे पहले कोई ना कोई, कम अज़ कम और किसी को उम्मीद थी या नहीं थी, तो सलमान अकरम राजा साहब और उनकी तरह के जन जो स्टारी आइड आइडलिस्ट हैं, जो कानून में बिलीव करते हैं, जो सारी उम्र बेचारों ने हलफ लिया हुआ था कि हम कानून का काला कोट पहन के कानून की बात करेंगे, उन्हें शायद कोई उम्मीद थी कि किसी न किसी शक्ल में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है वो रीसरेक्ट हो सकता है, उसमें कोई जान डाली जाएगी, लेकिन इस उम्मीद को, इसका गला जो है बिल्कुल घोंट दिया गया। अब एक सवाल है जो मेरा ख्याल अक्सर लोगों के जहन में ठीक तरह से आया नहीं अभी तक, वो सवाल यह है कि क्या इस पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है, यहाँ कभी कोई आम इंतखाबात हो भी पाएंगे? क्या इस मुल्क में कभी कोई आम, साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो मुहावरे के तौर पे बोला जाता है वो कभी होगा भी दोबारा? बहुत से लोगों का ख्याल है कि चूँकि पाकिस्तान में पहले भी ऐसे बहुत से मराहल आए हैं या क्राइसिस आए हैं, तो अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हंकी डोरी हो जाएंगे। मुझे ये लगता है, मेरी नाक़िस राय ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी डायरेक्शन में चला गया है, ये रियासत और ये ढांचा, ये माशरा, ये पूरा सिस्टम,
इसको एक ऐसी पिछले 3 साल में इसको एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाया गया है जो शुरू में उनका प्लान शायद था भी नहीं, और वो हर चंद चंद दिनों या हफ्तों के बाद उसमें इम्प्रोवाइज करते करते एक ऐसी डायरेक्शन में चले गए हैं। मुझे नहीं लग रहा, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, मुझे नहीं लग रहा कि इस पाकिस्तान में अब कभी भी कोई आज़ादाना, ट्रांसपेरेंट, साफ शफाफ इलेक्शन जैसे कि हिंदुस्तान में होते हैं, जैसे मगरबी ममालिक में होते हैं, इस किस्म का कोई इलेक्शन मुझे इस मुल्क में होता कम अज़ कम इस स्टेज पे नज़र आता नहीं है। और मुझे बड़ा खौफ है मेरे अंदर ये कि ये जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है जिसकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई है, वो शायद इसको अंडरस्टैंड ना कर सके, लेकिन पाकिस्तानियों की जो नौजवान नस्ल है और जो आने वाली जनरेशन है वो इसको भूल जाए कि फ़ौज के बारे में लोग क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे बड़ा ख़तरा लग रहा है कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, इसी के बारे में लोगों के ज़हनों में बड़े शकूक पैदा हो जाएंगे कि ये आखिर किस किस्म की रियासत है जो मगरब की इस्तेमारी एजेंसियों के और उनके इदारों को सर्व ही करती चली गई है गुज़श्ता 77 बरस से, और यहाँ तमाम फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, और ये बड़े मुश्किल और तकलीफ़ सवालात हैं जो मुझे लग रहा है कि अगले चंद सालों में बड़ी शिद्दत से खड़े हो जाएंगे। अभी बहुत से लोग जिक्र करते हैं आप में से कमेंट्स में, लेकिन मुझे शक है कि इनकी शिद्दत में और इनकी हिद्दत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक 1971 को की जो असल ट्रेजेडी है वो ये समझते हैं कि जब हमने 16 दिसंबर 1971 में हमने हिंदुस्तान की फ़ौजों के सामने हथियार डाला, और उसको अभी तक 93,000 सिपाही कहते रहते हैं, असल में खासे थोड़े थे इस फिगर से, लेकिन उसी को वो असल में काला दिन समझते हैं, उसी को वो शिकस्त समझते हैं, उसी को एक ट्रेजेडी समझते हैं असल में। और ये तो भी कोई रिसेंटली जब पंजाब के लोगों पे रियासत के इदारों ने जबर किया गुज़श्ता 3 सालों में, तो उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि हमने शायद बंगालियों पे भी कोई ज़्यादती की। अदरवाइज सारी ट्रेजेडी हमारी 16 दिसंबर 1971 की थी कि हमें हिंदुस्तान के सामने सरेंडर करना पड़ा, पलटन मैदान में हथियार फेंकने पड़ गए। जो असल ट्रेजेडी थी कि जो इस मुल्क की मेजॉरिटी थी वो ईस्ट पाकिस्तान की, वो एक ऐसी नहज और फैसले पे आ गई कि वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ रहना नहीं चाहती थी। और ये चीज़ 1971 में नहीं हुई, 70 में नहीं हुई, ये कोई 1969 में नहीं हुई, ये वो प्रोसेस था। और ना ही इसके प्रिंसिपल कैरेक्टर याह्या खान, अयूब और मुजीब थे, ये वो प्रोसेस था पॉलिटिकल डिज़ास्टर और डिसरप्शन का जो 1953 में 1953 में अयूब खान की, जनरल अयूब खान की पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस से शुरू हुआ, जिसके नतीजे में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में पॉलिटिकल प्रोसेस को ख़त्म कर दिया गया। और वो ख़त्म होने के नतीजे में वो सूरत हाल वो थी कि जब इलेक्शन हुए, मेरा ख्याल है दिसंबर 1970, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो उस इलेक्शन के नतीजे में वेस्ट पाकिस्तान की सियासत की कोई प्रेजेंस ईस्ट पाकिस्तान में नहीं थी, ईस्ट पाकिस्तान की सियासत की कोई प्रेजेंस वेस्ट पाकिस्तान में नहीं थी। टोटल डिस्कनेक्ट था। मासूम नादान लोग अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि अगर भुट्टो ये मान लेता तो फलां ये कर देता तो मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बना देते तो पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता था। इस नाचीज़ का एनालिसिस ये है कि उस इलेक्शन ने पाकिस्तान की जो रियासत की वहदत थी उसे ख़त्म कर दिया था। और बहुत दफ़ा तारीख़ में ये होता है, और बल्कि होता ही है ये तारीख़ के अंदर, कि जो एक्चुअल कैरेक्टर उस वक्त तक आगे पीछे हो गए होते हैं, नज़र नहीं आते। जब एक्चुअल डिज़ास्टर होता है तो उस वक्त अयूब खान पावर में नहीं थे। 1989 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के 200 बरस के बाद उसके ऊपर एक बड़ी एकेडमिक डिबेट हुई। एक सिविलियंस लोगों ने, शहरियों ने एक कमीशन बनाया अगराज़ व मकासद समझने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और वो जो 22 सेंटिनियल था उस पर बड़ी पब्लिकेशंस हुई, मैंने पाकिस्तान में पढ़ने का मौका मिला, नेशनल ज्योग्राफिक, टाइम्स, न्यूज़ वीक। वो जो कमीशन था, उस कमीशन ने बहुत गौर खोज करके फ़ैसला किया कि लुई द 14th या लुई द 16th, जो कोई भी फ्रेंच बादशाह था, वो टोटली मासूम और बेकसूर था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो तबाही मची, ये लोगों ने जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल किया, वो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने नहीं किया। उसके पिछले 15-20 बरस के अंदर जो सारी पॉलिटिक्स थी, उसका नतीजा जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शक्ल में निकला, और वो जो बादशाह था वो उसकी जद में आ गया, उससे उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर भी जो लावा पकड़ा है, जिसके बारे में मसलसल लोगों का ख्याल है कि चीज़ें चल रही हैं, हमने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, मुझे बहुत खौफ महसूस होता है कि जब इसका लावा फटेगा, हो सकता है कोई शरीफ-उन-नफ्स किस्म के जर्नैल भी हों जो चीज़ों को ठीक करना चाहते हों, हो सकता है कोई उस वक़्त अच्छे सियासतदान भी हों, कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी हो, कोई पता नहीं कौन हो, लेकिन उस वक़्त चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ सकेंगी। और वो जो आप में से स्कूल ऑफ थॉट है जिसका ख्याल है कि भुट्टो, अयूब उसकी मुजीब की बात मान लेता तो चीज़ें ठीक हो जाती, वो आज तक उनको समझ नहीं आई कि चीज़ें असल में किस तरह से होती हैं। चलें आगे चलते हैं। इसी खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ कहा जा रहा है
हुकूमत को ख़त्म किया जाए, वहाँ पर बुध के दिन बाजोड़ में एक टारगेटेड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है ग़ालिबन इस्माइल उनका नाम है, उनके साथ 5 लोग जो हैं वहाँ पे जहाँ बहक हुए। कहते हैं कि धमाका इतना ताकतवर, इतना ज़ोरदार था कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ आई। 11 लोग उसमें शदीद ज़ख्मी हुए, उनमें से भी ख़तरा है कि शायद चंद लोग जो हैं कहीं जाँ बहक ही ना हो जाएँ। अब आप देखें कि हर हफ्ते कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि आपको पता चलता है कि इस किस्म के 1-2 वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, या 1-2 वाक़यात जो हैं बलूचिस्तान में होते हैं। और कोई बहुत ही अच्छा हफ्ता हो तो उसमें एक वाक़या कम अज़ कम बलूचिस्तान में होता है, एक वाक़या जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो जाता है उन एरियाज़ में। अखबारों में उसकी जो स्टोरीज छपती हैं, ये भी जो स्टोरी छपी है डॉन अखबार के अंदर, इसमें है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है, बड़े अफसोस किया है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अफसोस किया है। अयाज सादिक साहब को भी ख्याल आया अफसोस करने का। बिलावल जरदारी भुट्टो ने भी इसका बहुत अफसोस किया, और भी बहुत से लोगों ने अफसोस किए। तो जो पूरी स्टोरी इतनी लंबी 1 मील की है, उसमें असल ज़्यादा डिटेल्स कम है, नीचे अफसोस वाले जो हैं उनके ट्वीट्स सारे लगे हुए हैं। जो असल चीज़ अखबारों को लिखनी चाहिए हर दफ़ा इस किस्म के हमले के बाद वो लिखनी चाहिए कि 2025 के 6 महीने में कितने लोग घायल हुए हैं अब तक खैबर पख्तूनख्वा में, कितने लोग घायल हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, कितने सरकार के लोग हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, कितने दूसरे लोग हैं, कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितनी अमलाक का नुकसान हुआ है, कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या सूरत हाल है। और 2024 में कितने हुए हैं, 2023 में कितने हुए हैं, क्योंकि सिर्फ एक लाइन में लिखा होता है कि नवंबर 2022 में टीटीपी ने जब सीज़ फायर अपना ख़त्म किया हुकूमत से, उसके बाद से ये सूरत हाल है। उसका एक एनालिसिस लोगों के सामने बिल्कुल भी 1-2 पैराग्राफ में नहीं रखा जाता। और ये भी जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, इसकी भी ज़िम्मेदारी जो है वो टीटीपी ने कबूल की। अब एक दिन पहले मैंने आपसे पिछला जो मेरा वीलॉग था उसमें मैंने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो एक होता है, जो भी होता है पता नहीं क्या होता है, जिसमें पासपोर्ट्स को असेस किया जाता है, उसका मैंने जिक्र किया था कि जो 103 टोटल रैंकिंग्स हैं पासपोर्ट की, उसमें पाकिस्तान माशाल्लाह 100 के ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ। और उसके नीचे सिर्फ अफ़गानिस्तान है बेचारा, जिसको किसी ने रिकग्नाइज़ ही नहीं किया, इराक़ है और सीरिया, जिनके हालात बहुत ख़राब। तो हम इसको अज़र मज़ाक या कंटेंट में ज़िक्र तो कर देते हैं, देखो हालात कितने बुरे हैं, हुकूमत के कितने बुरे हैं। इसकी हमें तशरीह और इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है कि ये जो रिपोर्ट या इंडेक्स है ये कहती क्या है। ये बुनियादी तौर पे कहती है कि जो लोग इस मुल्क या रियासत का पासपोर्ट होल्ड करते हैं उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, वो ख़तरनाक हैं, वो सेफ़ नहीं हैं, वो महफूज नहीं हैं, उनको ट्रस्ट आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ जिस अथॉरिटी ने जिस रियासत ने ये पासपोर्ट इशू किया है वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ बेचैनी है, वहाँ बेसकूनी है, वहाँ से लोग दौड़ जाना चाहते हैं, वहाँ गवर्नेंस जो है वो ठीक नहीं। ये पासपोर्ट ये भी बताता है कि ग़ालिबन इस सिस्टम के अंदर, यानी बेसिकली इस सिस्टम के जितने भी मसाइल हैं उसके ऊपर ये एक कमेंट है। अब मैं जब हेनले का देख रहा था तो उसी वक्त मैंने एक और भी चीज़ देखी जिसका मुझे ज़िक्र करने का मौका नहीं मिला, कि 2024 के जनवरी से हिंदुस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें इंडियन जो सिटीज़न्स हैं जिनके पास रेजिडेंट स्टेटस है यूके का, यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का, या उनके पास वीज़ाज़ लगे हुए हैं अमेरिका के, बरतानिया के, शेंजन यूरोपियन यूनियन के, या उनके पास यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या बहुत से और मुल्कों का कोई अगर उनके पास रेजिडेंट स्टेटस है, तो उन्हें दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात के एयरपोर्ट्स पे ऑन अराइवल कम से कम 14 दिन का वीज़ा उनको फौरी तौर पे मिलता है। उनको अपने मुल्क से कहीं से वीज़ा लेके नहीं निकलना पड़ता। अच्छा, बात तो बड़ी लॉजिकल है, क्योंकि एक तरह से उनको सेफ़ समझा जाता है कि अगर यूरोपियन यूनियन का वीज़ा लगा है, रेजिडेंट स्टेटस है, तो वो क्यों दुबई में ठहर जाएंगे। वो ज़ाहिर है उनके पास एक्नॉलेज किया जा रहा है कि उनके पास बेहतर ऑप्शन है। तो लॉजिक तो ये है कि पाकिस्तान के भी जो शहरी हैं जिनके पास कोई शेंजन का वीज़ा है, ये अमेरिका का है किसी, उनको भी एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलना चाहिए। आप चेक कर लें, मैंने इसको खासा चेक करने की कोशिश की, मुझे पता चला है कि पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात का ब्रदर यूएई का नहीं है। अलबत्ता एक डिफरेंट किस्म का अरेंजमेंट है मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ। वो क्या अरेंजमेंट है? वो अरेंजमेंट ये है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको दुबई के अंदर और यूएई के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डिसीजन मेकर्स और एलीट की प्रायोरिटीज़ अपने लोगों और आवाम और सिटीजन्स के हवाले से कितनी मुख्तलिफ हैं। इंडिया ने किस किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ है यूएई के साथ, पाकिस्तान का किस किस्म का अरेंजमेंट है। माशाल्लाह कि हमारे अफसरान जो हैं वहाँ पे जाते हैं, उनकी बेगमात शेगमात उनको भी सबको दिए हुए होंगे ऑफिशियल पासपोर्ट, तो वो वहाँ शॉपिंग के लिए एंटर कर जाते हैं। जहाँ आपने ये एक फ़नी किस्म की, मज़ाहिया किस्म की आपने एग्जांपल देखी, वहाँ इसकी जो दर्दनाक पहलू है
وہ یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹس پاکستان کی دہشت گردی کی جو سچویشن ہے اس کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مختلف ویب سائٹ کے اوپر میں نے انکنفرمڈ یہ دیکھا ہے، اس کو میں انکنفرمڈ ہی کہوں گا، کہ جب ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ایک امپورٹنٹ پاکستان کے دو صاحبان کی یہاں پر واشنگٹن کے اندر، تو وہاں پر پاکستان کے اندر بیسز بھی ٹی ٹی پی اور مختلف دہشت گردی اور افغانستان کے حوالے سے بیسز بھی پرومس کیے گئے ہیں. ایک اس میں غالباً یعنی ایک تو سندھ کا بیس ہے، ایک کہا جا رہا ہے کہ وہ نور خان ایئر بیس کا کمٹ کیا گیا، بھی دیا نہیں گیا، کمٹ کیا گیا. تو ہماری پرائرٹی جس قسم کی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اس قسم کی پرائرٹی. اب میں نے شروع میں کہا کہ ہندوستان اور ان کو ڈیل، ان کو بڑی جو ہندوستان کی ٹیم آئی ہوئی تھی واشنگٹن میں اور ان کو واپس ڈالے جانا تھا، کیونکہ 9 جولائی کی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ اپنی یو ایس انڈیا ٹریڈ ڈیل کو فائنلائز کرنے کے لیے. اور وہ ٹیم یہیں ٹھہری ہوئی ہے اور ان کو بہت امید ہو چکی ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹے میں انہیں ایک نسبتاً بہت بہتر ہندوستان کے انٹرسٹ کو پریزرو کرتی ہوئی ایگریکلچر، آٹو مارکیٹ اور مختلف جو چیزیں ہیں اس پہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے ایک ڈیل ان کو مل جائے گی. حالانکہ بحث بڑے دنوں سے ہو رہی ہے، ڈیل فائنلائز نہیں ہوئی. یہ اتنی امید ان کو کیوں پیدا ہو گئی؟ اتنی امید ان کو اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ویتنام کے ساتھ امریکہ کی جو ڈیل ہوئی ہے اس میں اس ویتنام پہ جس پہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے آربیٹری طور پر 46% ڈیوٹیز امپوز کی تھیں، جب ایک جھٹکا مارا تھا پوری دنیا پہ امپوز کر دی تھی، پاکستان پہ بھی کر دی تھی پتہ نہیں 29% اور ہندوستان پہ کی تھی 26%، تو وہاں پر ویتنام کے اوپر 46% کی تھی. فائنل جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے، مکمکا جو ہوا ہے وہ صرف 20% پہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو لگ رہا ہے کہ ان کا بھی مکمکا جو ہے وہ 10 سے 15% پہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر 46% سے امریکی انتظامیہ نیچے آ گئی ہے 20% کے اوپر، تو پھر 26% سے تو ہو سکتا ہے 13% پہ 14% پہ وہ آ جائے. البتہ پاکستان کی بھی ایک ٹیم سونے آئی ہے، ان کو بیچاروں کا پتہ نہیں کیا ہونا ہے. ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ اپنی اس زندگی کے پچھلے 10 سال کی جو ان کی پرائم منسٹرشپ ہے اس کے سب سے لمبے فورن ٹرپ کے اوپر نکلے ہیں. 5 ملکوں کا ٹرپ ہے، جس میں گھانا بھی ہے، جس میں ٹرینیڈیڈ بھی ہے، جس میں ٹوبیگو بھی ہے، جس میں میرا خیال ارجنٹینا بھی ہے. اور پاکستان کے میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسے سرکاری اینکر جن کی یوٹیوب کی ویڈیوز کی ریچ کو بڑھانے کے لیے، ان کے سبسکرائبرز کو بڑھانے کے لیے سرکار پاکستان کی بے تحاشا خرچہ کر رہی ہے. پہلگام کے واقعے کے بعد سے خاصا خرچہ انہوں نے کیا ہے، کوئی $1,00,000 اس پہ انہوں نے ٹھوک دیا ہے. اور ان کا مین مینڈیٹ آج کل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہر ویلاگ میں ہندوستان کے خلاف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہندوستان ناکام ہو گیا اور ناکام ہو گیا اور ناکام ہو گیا اور بےعزتی ہوگی اور بےعزتی ہوگی. ان کا میں کامنٹ کسی نے مجھے کلپ بھیجا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نریندر مودی کو کیا ہو گیا، اتنا نریندر مودی ناکام ہو گیا کہ افریقہ کے ملکوں کے ساتھ ڈپلومیسی کرنے کے لیے وہ چلا گیا. یعنی کمال ہو گیا آپ کا کہ نریندر مودی نے تو فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے گھانا جانا ہے، ٹرینیڈیڈ کی ٹوبیگو جانا ہے. میں نے پھر تھوڑا سا اس کو چیک کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ تو ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس MEA جو ہے انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے کہ ان ملکوں میں جہاں ہندوستان کے پرائم منسٹر پہلے 20-20 25-30 سال سے یا 40 سال سے کوئی گیا ہی نہیں انڈیا کا پرائم منسٹر، ان ممالک کو انہوں نے انگیج کرنے کا فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹریل جو وزٹ ہے گھانا، ٹرینیڈیڈ ٹوبیگو، ارجنٹینا کا، اور اس کے بعد انہوں نے برکس کے سمٹ پہ جانا ہے، اس کے پیچھے انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا بہت سا پیڈل ورک ہے، ہوم ورک ہے، گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے. وہ گراؤنڈ ورک ختم کرنے کے بعد ایز اے کاسمیٹک آپٹکس کے پرپز کے لیے پرائم منسٹر وہاں پہ گیا ہے فیتا کاٹنے کے لیے. دس از واٹ دا بیک گراؤنڈ از، دس از ہاؤ یو انڈرسٹینڈ دی انٹرنیشنل ریلیشنس. البتہ جو ٹرکی چیز ہے جو ابھی تک ہے کہ برکس کا جو سمٹ ہے وہاں پر یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کی شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں. اپیرنٹلی شاید پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ابھی تک اسے کنفرم نہیں کیا وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے. یہ ایک سیٹ بیک ہوگا انڈین ڈپلومیسی کے لیے اگر ان کی ملاقات نہیں ان کے ساتھ ہوتی. اب جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ان ویری آؤٹ سائڈ کہ ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ایک ڈیکلیریشن نوٹیفیکیشن جو ہے اس پہ سائن کر دیے ہیں بل کے اوپر، جس کو پہلے ایران کی مجلس یا پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا، جس میں کہا گیا کہ IAEA کے ساتھ اس وقت تک کوئی کوآپریشن نہیں ہوگی جب تک ایران کی جوہری تنصیبات جو ہیں ان کو سیکیور نہ کر لیا جائے. اب ایران جو انسپیکٹرز ہیں IAEA کے، جو اکثر میرا خیال جاسوس ہیں اسرائیل کے، انہیں وہاں سے نکلنے کا بھی میرا خیال کہہ دیا گیا ہے، ان کو کوئی بریفنگ وغیرہ نہیں ہوگی، اب وہ وہاں سے نہیں ہوں گے. اگر ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے تو دوسری طرف امریکہ کا جو وزارت دفاع پینٹاگون ہے اس کے ایک اسپوکسمین نے فارملی طور پہ یہ ایڈمٹ کیا ہے، ساتھ مبارکباد دیتے ہوئے ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب مبارک ہو، ہم نے یہ اسیسمنٹ کمپلیٹ کر لی ہے کہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں فردو، جس کے اوپر 12 ہم نے
जो हैं GBU-57 दागे थे और नातान्ज जिस पे 2 हमने एडिशनल मांगे थे, वो 1 से 2 साल के लिए नाकारा हो गई हैं और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जौहरी प्रोग्राम जो है, वो 1 से 2 साल के लिए पीछे चला गया है। अब ये एक रिवर्सल हो रहा है स्टेप बाय स्टेप अमेरिका के अंदर अंडर प्रेशर। मैं आपको पिछले 2 वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि जो ज़ायनिस्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये हैं, ये इसराइल के अंदर जो हैं एक्सपर्ट्स हैं और अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं, वो मुसलसल ये प्रेशर डाल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप पे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जो हमला किया है, उन हमलों के नतीजे में ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। यार रोज़ यहाँ स्टोरीज छप रही हैं। पिछले पूरे हफ्ते से न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, वाशिंगटन पोस्ट में, सब में स्टोरीज छपी हैं और पिछले 48 घंटों में एक ऑडियो लीक हुई, अमेरिका के अंदर से हुई, जिसको बाद में बड़ा कंडेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका से ऐसे लीक्स बहुत होते हैं। अमेरिकन हुकूमत ने इंटरसेप्ट किया, अकॉर्डिंग टू द लीक ईरानियन ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे थे कि पता नहीं क्या वजह है कि अमेरिका ने हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाया अपने हमलों में हमारी जौहरी तंजीबात को जितना कि हम तवक्को कर रहे थे। अब खुदा बेहतर जानता है कि ये लीक और ये सारा कुछ जो था वैसे हुआ गवर्नमेंट साइड से, गवर्नमेंट ने बड़ी भरहमी भी की है उस पर, तो ये लीक ओरिजिनल, ये जो जिनकी आवाज़ें वगैरह हैं ये ओरिजिनल भी है कि नहीं है। ताहम ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अब्बास अरगची CBS के ऊपर अपीयर हुए, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि हमने असेस किया है प्रिलिमिनरी तौर पे कि फ़र्दों को अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये जो सारी मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसका नेट कंक्लूजन ये है कि ईरान अब ये चाहता है कि अमेरिका इसराइल ये मान लें कि यार ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन वो दूसरी तरफ तुले हुए हैं ये कहने के लिए। अब इसमें हमारी जो ग्यूल कन्फ्यूजन होती है ना मुसलमानों की कि यार देखें कुछ कर नहीं सके, उससे बाहर निकल के एक डिफरेंट लेंस से इसको देखें। इसराइली ज़ायनिस्ट और अमेरिकन एक्सपर्ट्स तुले हुए हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, CIA और पेंटागन को डिफेंसिव पर डाल दिया है और वो चाहते हैं कि ये बात मान ली जाए कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि केस बिल्डअप कर रहे हैं अगले हमले और अगले जंग के लिए। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी को खप पड़ी हुई है। वो जो बिल, द मोस्ट बिग एंड ब्यूटीफुल टैक्स एग्जम्पशन बिल जो पास करवाया है सेनेट से, उसके रास्ते में बड़ी रुकावट है अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन पार्टी जो है खासी परेशान है। अब देखें क्या होता है उसका। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।